कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब पढ़ाई प्रारंभ कर दिए होंगे, क्योंकि कल जब से नोटिफिकेशन आया है तब से, कल ही मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों को दिया था वीडियो, सूचित किया था आप लोगों को, तब से आप लोग लग गए होंगे। जाहिर सी बात है कि जब कभी भी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है वैसे ही लोगों के मन में एक उमंग होती है, एक उत्साह होती है और बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं अब तो मुझे करना ही करना है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है वो उत्साह, वो जोश खत्म होता जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से सफलता नहीं मिलने वाली है। आज उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लिखा है 3 महीने में परीक्षा की तैयारी कैसे करें, JRF क्वालिफाई कैसे करें। आज इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि 2 मई से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी विषयवार घोषित नहीं किया गया है कि किस दिन कौन सा विषय होगा। उसके बारे में कल का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को बताया है। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन आए, नई जो सूचना आए, वो आप तक हम पहुंचा सकें। जो नए लोग हैं वो ध्यान दें। परीक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई को होगी। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, लगभग देखा गया कि हिंदी का जो पेपर होता है वो या तो बीच में पड़ता है या तो अंत में पड़ता है। तो अगर हम मानकर चलें कि साहित्य अगर आपका 10 तारीख तक लगभग पड़ता है तो 90 बजाय आपको 100 दिन का समय मिल जाएगा। बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं मिल सकता है। दोनों पेपर के लिए समय 3 घंटे, ये पूरा नोटिफिकेशन है। कल 2 फरवरी था और कल ही से प्रारंभ हो गया है। आप देख रहे हैं कि कल ही से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है और ये 2 मार्च तक रहेगा। 2 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुल्क 3 मार्च। तो आवेदन जो शुल्क होगा उसे शुल्क को आप 3 मार्च तक जमा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले ही बात तो यही है कि लोग कहते हैं इस बार अगर भगवान ने साथ दिया, ऊपर वाले ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया तो ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए, भाग्य तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन उनसे मेरा यही कहना है कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक भाग्य कहाँ साथ देगा। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले ऊपर ये लिख दिया है कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अब इसमें 3 महीने में तैयारी कैसे करें, आइए उसकी बात करते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी। पहली चीज़, संपूर्ण पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए और इसका अहम योगदान होता है आपकी सफलता में। कुछ लोग पढ़ते जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। किसी ने बता दिया कि डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास ले लीजिए, किसी ने बता दिया शुक्ल जी की ले लीजिए। तो इस तरीके से लोग खरीदते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं मोटे मोटे ग्रंथ, और पता चलता है कि सारे प्रश्न नहीं कर पाए। तो देखिए, जब तक आप बैलेंस बनाकर नहीं चलेंगे तब तक आप 3 महीने में तैयारी नहीं कर सकते हैं या JRF आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको 90 दिन, हमने बता दिया लगभग 100 दिन, अगर 10 तारीख को परीक्षा होगी तो 100 दिन का समय मिल जाएगा। अब उस 100 दिन अगर हम 100 ही दिन मानकर चलें तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास 2 पेपर हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में भी 10 इकाई है और द्वितीय प्रश्न पत्र यानी आपके हिंदी में या आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी 10 इकाई है। टोटल इकाई अगर हम देखें तो 20 इकाई हो गई और दिन आपके पास 100 हैं, यानी 1 इकाई के पीछे आपको 5 दिन का समय मिल रहा है। अब जरा आप सोचें, क्या 5 दिन में आप 1 इकाई को समाप्त कर सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी साहित्य की बात करें, इकाई 5 आप उठा लीजिए। कविता में कितने लेखक हैं, कितने कवि हैं, कितनी कविताएं आपको पढ़नी हैं? अगर सिर्फ हम कवियों की बात करें तो 21-22 कवि आपके पास हैं। कविताएं तो उनकी बहुत सारी हैं, लेकिन 21-22 कवियों की बात करनी पड़ेगी। कैसे पढ़ना है, पाठ्यक्रम की जानकारी कैसे आपको रखनी है, तो जितने कवि हैं
उनका जन्म काल क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी जो कविताएं हैं, उन कविताओं का प्रकाशन कब हुआ। जिनका नहीं पता है, अज्ञात है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका पता है कम से कम उनका ध्यान रखना है। और वो कविताएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी उन कविताओं की पंक्तियां दे दी जाती हैं और पंक्तियों से कुछ शब्द उठाए जाते हैं और उस शब्द का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। ऐसे उपन्यास इकाई की बात करें, क्या 5 दिन में आप 13 उपन्यास पढ़ डालेंगे? आप खुद सोचिए कि इतने कम समय में उपन्यास इकाई की अगर केवल बात करें तो 13 उपन्यास आपके पास है। पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, वेश साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोपती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना। तो इस तरीके से 5 दिन में आप खुद सोचिए, तो सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, उसके लिए मेहनत करना ही करना पड़ता है। अगर आपने सपने देखा है तो सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। तो 5 दिन में इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात उपन्यास की करें तो उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है। अब विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को अगर उठाएं तो आपको पता चलेगा, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिया गया। अगर उपन्यास की बात करें कि निम्न उपन्यासकारों का जन्मकाल के अनुसार सही क्रम क्या होगा, तो जो आपके पाठ्यक्रम में है कम से कम उनका जन्मकाल तो आपको याद होना चाहिए। जैसे पंडित गौरी दत्त की बात करें 1836 में उनका जन्म हुआ, लाला श्रीनिवास दास की बात करें 1850 में हुआ, प्रेमचंद का 1880 में हुआ, अज्ञे का 1911 में हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में हुआ जन्म, फणीश्वरनाथ रेणु का 1921 में हुआ, यशपाल का 1903 में हुआ। तो इस तरीके से, और श्रीलाल शुक्ल और कृष्णा सोपती, इन दोनों में दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि श्रीलाल शुक्ल का हुआ है 31 दिसंबर 1925 और कृष्णा सोपती का हुआ है 18 फरवरी 1925, दोनों का 1925 है। तो यहाँ पर भी इसको भी आप ध्यान रखें कि जिनका उसी वर्ष में हुआ है किसका पहले है और किसका बाद है। कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न ऐसे बना दिए जाते हैं। ऐसे कहानी की बात करें तो 21 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में है। नाटक की बात करें अगर, तो नाटकों में भी हम देखते हैं कि कम से कम 11-12 नाटक आपके पाठ्यक्रम में है। जैसे भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा है, जयशंकर प्रसाद का है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण का सिंदूर की होली, मोहन राकेश के 2 नाटक हैं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस का अंजो दीदी, मनु भंडारी का महाभोज। तो इस तरीके से ये नाटक भी हैं। इन नाटककारों का जन्म कब हुआ उसके बारे में आपको जानना है। नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं कि जो आपके पाठ्यक्रम में है सिर्फ उसी से प्रश्न बनेगा, जो नाटककार हैं उनके और कौन कौन से नाटक हैं, या उस नाटक की भूमिका में किसने क्या कहा है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप संपूर्ण पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी रखते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी सफलता में कम से कम 25 से 30% योगदान आपके पाठ्यक्रम का होगा। 25 से 30% प्रश्न जिस तरीके से मैंने बताया, अगर इस तरीके से आपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा, पाठ्यक्रम पर अगर आपने इतना जोर दिया, तो जाहिर सी बात है कि 25 से 30% प्रश्न आपको इसी से मिल जाएंगे। जैसे आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है शिवशंभू के चिट्ठे कब प्रकाशित हुआ? 1904-5 में। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है? 1909 में प्रकाशित हुआ, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। विद्यानिवास मिश्र की बात करें, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974 में प्रकाशित हुआ। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर 2012 में प्रकाशित हुआ। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य 1982 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसे आत्मकथा, जीवनी, अन्य गद्य विधाओं की बात करें तो 14 विधाएं हैं।
जिसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं मिलाकर 14 विधाएं हैं जो आपको इकाई 10 में पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आप मेहनत करेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम का आप एक नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए 25 से 30% आपकी सफलता में योगदान रहेगा इसका। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है वो होगा विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों और प्रैक्टिस सेट का अध्ययन। देखिए, इसका भी उतना ही योगदान है जितना पाठ्यक्रम का योगदान है। जितनी चीज़ें आपको हम बताते चल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, अगर इनको आपने फॉलो किया तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और आपका JRF जरूर होगा। विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों की अगर बात करें तो इसे हल करने का तरीका क्या होगा। अब मैं तरीका आपको बताता हूं। कुछ लोग एक पेपर उठाते हैं, उसको हल कर लिए, दूसरा उठाते हैं, दूसरे वर्ष का हल कर लिए, तीसरा उठाए, उसे हल कर। ऐसा ना करें। आप अपने पाठ्यक्रम को सामने रखिए और इसके बाद जैसे मान लिया कि नाटक इकाई आपने उठाई, अब नाटक का एक नोट्स आपने बना लिया, जितने नाटककार हैं उनको आपने लिख लिया, जो उनके नाटक आपके पाठ्यक्रम में उन्हें आपने लिख लिया। अब उसके बाद अगर 10 वर्ष का पेपर उठा रहे हैं, 20 वर्ष का उठा रहे हैं, 15 वर्ष का उठा रहे हैं, तो उन सारे पेपरों में आप देखते जाइए कि आखिर में नाटक के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, नाटककार से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें आप हल करें। उसके बाद अगर निबंध उठाते हैं तो अभी तक विगत वर्ष में निबंध से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें आप हल करें। तो इस तरीके से अगर इकाई के हिसाब से आप हल करेंगे तो मुझे उम्मीद लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी और बहुत बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं अध्ययन सामग्री की। अध्ययन सामग्री की सहायता से खुद का नोट्स बनाना। देखिए, अब आपके पास अध्ययन सामग्री कौन सी है ये तो खैर आप ही जानते होंगे, क्योंकि अध्ययन सामग्री की जब बात आती है तो कई लोग पूछते हैं सर कौन सी पुस्तक पढ़ें, कमेंट में करते रहते हैं। आप खुद बताइए, आप तैयारी करने जा रहे हैं, आप इससे पहले साहित्य से परिचित होंगे। क्या जो आपके पाठ्यक्रम में नाटक हैं वो सारे नाटक किसी एक पुस्तक में मिलेंगे, या उस नाटककार के बारे में क्या सारी जानकारी एक पुस्तक में मिल जाएगी, या सारे उपन्यास या सारे निबंध, सारी कहानी, सारी गद्य विधाएं एक में मिल जाएंगी, सारी कविताएं मिल जाएंगी? नहीं। इसलिए अलग अलग जगहों से अलग अलग लेखकों की पुस्तकें आपको खरीदनी होंगी। उसके लिए अध्ययन सामग्री आपके पास हो, या किसी संस्थान से आप जुड़े हैं तो वहाँ के नोट्स हों, या कहीं पर भी आप कक्षाएं कर रहे हैं किस संस्थान में, या कोई आपको गाइड कर रहा है, उनके पास अगर अध्ययन सामग्री इस तरीके की हो तो आप उनसे सहायता ले सकते हैं। और उन अध्ययन सामग्री की सहायता से और विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों, प्रैक्टिस सेट की सहायता से आप अपना साथ में खुद का नोट्स बनाते चलें। खुद का नोट्स बनाने का मतलब मेरा ये है कि जो चीज़ें आपको याद हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें आपको नई लगें उन्हें आप एक जगह नोट्स बनाते चलें। जब उसका नोट्स बनाते चलेंगे तो परीक्षा के दौरान आपको रिवीजन करने में वो बहुत अच्छा मदद करेंगे, क्योंकि एक बार आप पलट देंगे, रिवीजन करते जा रहे हैं तो जो चीज़ें आपको याद नहीं थी वो फिर सामने आती चली जाएंगी, और जो पहले से याद हैं वो तो आपको याद ही हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, किसी संस्थान या व्यक्ति विशेष की सहायता जो पथ प्रदर्शक का काम आपके लिए कर रहे हो, प्रेरणा स्रोत के रूप में हो, जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि किसी संस्थान से ही जुड़ा जाए। मैंने लिखा किसी संस्थान या व्यक्ति विशेष या ऐसे लोग जो आपके पास हों, जो पहले से इसके बारे में जानते हो, इसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हो, पूरा ज्ञान उनको हो, आप उनसे सहायता ले सकते हैं बार बार, जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत हों, जो आपके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहे हो, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो। यह भी उतना ही अहम है आपकी सफलता में जितना अहम अभी मैंने ऊपर जितनी बातें आपको बताई उनमें एक यह भी है। अब जिनके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, खुद से कर सकते हैं, इतने उनके अंदर वो कैपेसिटी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बगैर किसी मदद के, बगैर किसी सहायता के ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन ऐसे 100 में 2-4 लोग आपको मिलेंगे। तो ये रूल आपको अपनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो प्रतिदिन नियमबद्ध प्रश्नों को हल करना। ऐसा नहीं है कि आज आपने बैठा, जोश है, आप आज सपने को साकार करना है, पूरा मन में बना हुआ है, और उस सपने को साकार करने के लिए आप एक ही दिन
5 सेट हल कर डालते हैं, पता चला फिर 2 दिन आराम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक नियम बनाइए और उस नियम के साथ आप प्रतिदिन साथ में करते चलें। इसके बाद प्रतिदिन संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर अध्ययन करना होगा। तो ये 6 बातें थी। अब इसके अलावा आपको बताएं जीआरएफ की बात। देखिए, टारगेट जब आप ज़्यादा लेकर चलेंगे तभी जो उससे नीचे की चीज़ होगी उसे आप अचीव कर पाएंगे। वैसे 75% स्कोर नहीं जाता है, फिर भी आप जीआरएफ के लिए टारगेट कम से कम 75% लेकर चलें। अगर 75% नहीं लेकर चलेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। जब आप टारगेट ही 50% का लेकर चलेंगे तो आप पीछे तो हो ही जाएंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि टारगेट ज़्यादा लेकर चलिए। जब टारगेट ज़्यादा होगा तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। जिनके पास ये सारे संसाधन मौजूद नहीं हैं, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर कम से कम 2004 से लेकर 2020 तक, या जिनके पास अध्ययन सामग्री नहीं है, जो खुद से नहीं कर सकते हैं, किस संस्थान या किसी व्यक्ति की मदद चाहिए, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 5 फरवरी से हमारा तीसरा ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। 2 बैच हमारे पहले से चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं लगातार। 5 फरवरी से तीसरा ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्या फीस है, ये सारी जानकारी यहाँ पर जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वाकई में सपने को साकार करने के लिए जुड़ना है, मेहनत करना चाहते हैं, तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। नहीं तो फिर ऐसे जुड़ने का कोई मतलब नहीं होगा। भाई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सके। हम हर बार जब भी आप लोगों से बात करते हैं, जब भी इस तरीके का वीडियो देते हैं, तो नरेंद्र वर्मा की पंक्ति में आप लोगों को ज़रूर बताता हूं कि मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। भाई, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही। तो ये बार बार मैं आप लोगों को नरेंद्र वर्मा की पंक्ति है जो बताता रहता हूं, जिससे आप लोग आगे बढ़ें। सपने जरूर देखें, लेकिन सपने को साकार करने के लिए आपको आगे आना होगा, आपको मेहनत करना होगा। कोई भी संस्थान होगा, कोई भी आपका पथ प्रदर्शक होगा, वो चीज़ें आपको रटाएगा नहीं, वो आपका पथ प्रदर्शक करेगा। मेहनत आपको करना है। जितनी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी वीडियो लेक्चर हैं, जो भी टेस्ट सीरीज है, लगातार आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन करना तो मेहनत आप ही को है। हम लाख प्रैक्टिस सेट आपको देते जाएं और प्रैक्टिस सेट आप ना हल करें, लाख पीडीएफ देते जाएं, अध्ययन सामग्री देते जाएं, आप ना पढ़ें, तो फिर कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेहनत तो आपको खुद को करना है। जितनी चीज़ें बताई जाएं बस उसको आप फॉलो करते चलिए। 100% जीआरएफ होगा। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस बैच में। लगातार लोगों का एडमिशन जारी है। आप इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम रात में 9 बजे अपने पेड मेंबर्स के साथ लाइव क्लास में फिर मिलेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।